दीक्षांत रात के समय फोन पर बातें करते हुए एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसे एक पतली कमर वाली लड़की दिखाई देती है जो कमर बंद बांधे बैली डांस कर रही होती है। उसकी पतली कमर देखकर दीक्षांत कॉल कट करके उसके पास जाता है। अरे ओ छमिया, इतनी पतली कमर लिए अकेले क्या मटक रही है? तभी वो लड़की पलटती है तो दीक्षांत समझ जाता है कि वो एक चुड़ैल है। उसका चेहरा देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी वो चुड़ैल अपनी कमर को मटकाते हुए गाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह। कैसा लगा मेरा बेली डांस? बोल बोल। बहुत अच्छा, मस्त, झकास, बिंदास। अच्छा, तो अब मैं तेरे सामने एक बैली परफॉर्मेंस दूंगी, तू देखेगा ना? क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। वो तो मैं यहाँ गलती से आ पहुँचा। अब तो यहाँ पर आया है तो मेरा बैली नाच तो देखना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो उसके सामने जोर से कमर को मटकाते हुए नाचना चालू कर देती है। चुड़ैल को ऐसे बैली डांस करता देखकर दीक्षांत डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक अंधेरी गुफा में खुद को रस्सियों से बंधा पाता है और उसके सामने बैली डांसर चुड़ैल बैठी होती है। हे भगवान, ये चुड़ैल मुझे कौन सी अंधेरी जगह ले आई है? चुप करना लायक, मैं कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, बैली डांसर चुड़ैल हूँ। और तुझे अपना दर्शक बना कर लाई हूँ। दर्शक गया तेल लेने, यहाँ डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ अपने बैली डांस दिखाने लाई हो? तूने मेरे बैली डांस की तारीफ जो की थी। अरे वो डर के मारे झूठ निकल गया था उस समय। क्या बोला? यानी तूने मेरे बैली डांस की झूठी तारीफ की थी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में अपने नुकीले नाखून लिए उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गुस्सा देखकर दीक्षांत का डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। चुड़ैल के बेहद करीब आ जाने पर वो अपनी आंखें बंद करके तुरंत उसके पैरों में गिर जाता है। माफ कर दो, गलती हो गई। तो तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो। मेरा मतलब तुम तो बहुत मस्त बैली डांसर हो। मैं देखूंगा ना तुम्हारा डांस। नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तूने मेरे बैली डांस की झूठी तारीफ की थी, अब तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगी। एक मिनट, अगर मैं मर गया तो तुम अपना बैली डांस किसको दिखाओगी? छोड़ दो मुझे, जान मत लो मेरी। वो चुड़ैल दीक्षांत की बात मानकर उसकी जान बख्श देती है और उसके सामने फिर से अपनी कमर मटकाते हुए बैली डांस करने लगती है। वो बैली डांसर चुड़ैल दीक्षांत को एक सुदूर बसे गांव की जंगली गुफा में लेकर आ गई थी। एक रोज मंजरी नाम की औरत हाथ में मटका लिए गुनगुनाते हुए गांव की ओर आ रही होती है और उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक से उसके सामने आकर डांस करना चालू कर देती है। अपने सामने एक चुड़ैल को नाचता देखकर मंजरी के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो एकदम शांत होकर कांपने लगती है। ए पागल औरत, तूने गाना क्यों बंद कर दिया? हाय दैया, चुड़ैल मैया। चुड़ैल नहीं, बैली डांसर चुड़ैल। बता बता, मेरे ठुमके कैसे लगे? हाँ बोल। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मंजरी कुछ सोच नहीं पाती और अपने हाथ में पकड़ा मटका चुड़ैल पर फेंकते हुए वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगती है और उसका पल्लू पकड़ जमीन पर उसे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही मंजरी बेहोश हो जाती है। उधर मंजरी के घर ना लौटने पर उसका पति कमलेश परेशान होकर गांव के लोगों के साथ उसी जंगल के रास्ते उसे ढूंढने निकलता है, जहां उसे मंजरी की पायल और टूटा हुआ मटका मिलता है। उधर गुफा में मंजरी को जब होश आता है तो दीक्षांत उसे कहता है, तुम इस चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस गई बहन? बहन होगी तोरी अम्मा, हमरा नाम मंजरी है। हाय दैया, ये चुड़ैल हमको काहे उठा लाई? अपना बैली डांस दिखाने के लिए। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है बहन, मेरा मतलब मंजरी जी। अरे हम लोगों को अपना दर्शक बनाकर बांधा हुआ है इसने। यहाँ रोज थोड़ी थोड़ी देर पर मटकना शुरू कर देती है। इसका बैली डांस देख देख कर मेरी आंखें चौंधिया गई हैं।
बल्ली नाच ई कौन सा नाच होवत है भला? बल्ली नहीं गवार, बेली डांस, जो मैंने जंगल में तेरे सामने किया था, भूल गई? चुड़ैल मैया, हमका माफ कर दियो, हम ना देख पाई है तुम्हारी बल्ली नाच, हमके जाए दो। तुझे कैसे जाने दूं? तुझे मैं यहाँ अपनी शिष्या बनाकर लाई हूँ। मैं तुझे अपने जैसी बेली डांसर बनाऊंगी। बोल, सीखेगी ना मुझसे बेली डांस? इधर अपनी जान बचाने के लिए दोनों को बेली डांसर चुड़ैल की बात माननी पड़ रही थी। तो उधर गांव में जंगल में किसी चुड़ैल के होने की बात फैल गई थी। धीरे धीरे बेली डांसर चुड़ैल गांव के लोगों को रात में अगवा करना चालू कर देती है और उन्हें गुफा में इकट्ठा करके अपना दर्शक बनाकर बेली डांस दिखाने लगती है। इस बात से चिंतित होकर गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर कहते हैं, ये बल्ली नाच वाली चुड़ैल आखिर चाहती का है? काहे अपना वो नाच दिखाने के लिए गांव वालन को परेशान करत है? हमारी मंजरी भी उसके कब्जे में है। मैंने तो सुना है वो कमर बंद पहनकर ऐसे ऐसे न जाने कैसे कैसे मटकते हुए नाचती है। इससे पता चलता है कि उसे नाचने का बहुत शौक है। लेकिन उस चुड़ैल के कब्जे में गांव के बहुत से लोग हैं, बहुत सी जानें बचानी होगी हमें, कुछ न कुछ तो करना होगा। और साथ ही हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उस चुड़ैल ने गांव वालों को कहाँ बंदी बनाया है। उसी रात हरिया और कमलेश मशाल लेकर जंगल की ओर जाते हैं, जहां उन्हें एक गुफा से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। तो वो चुपके से उस गुफा में झांक कर देखते हैं, जहां उन्हें सभी गांव वाले और मंजरी भी बंधी नजर आती है। तभी चुड़ैल अपनी कमर बंद को अपनी कमर में पहनकर कहती है, मैं खुद गा गा कर डांस करते हुए थक गई हूँ। अरे तुम मत मटकाओ कमर, यहाँ हम सबन भी तुम्हारी बल्ली नाच देखकर पगलाए गए हैं। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, देखो बेली डांसर चुड़ैल, अब तो हमें जाने दो। यहाँ मैं तुम्हें अपना बेली डांस दिखाकर तुम्हारा मनोरंजन कर रही हूँ और तुम सब ये बोल रहे हो कि तुम बोर हो रहे हो। अब मैं तुम सबको मौत के घाट उतार देती हूँ। तुम इंसान जीते जी मेरे काम नहीं आ रहे, मर के तो आ ही जाओगे। इतना कहकर वो अपनी कमरबंद उतार कर उनमें से एक आदमी को अपनी नुकीली नाखूनों से मार डालती है और उसका खून होते देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। तभी दीक्षांत कहता है, तुम गुस्सा क्यों होती हो? हम देखेंगे ना तुम्हारा बेली डांस, मरते दम तक देखेंगे। और मैं तो तुम्हारे लिए गाना भी गा सकता हूँ जिस पर तुम डांस कर सको। तू गाएगा और जब तक तू गाएगा तब तक मैं अपनी बेली मटका कर नाचूंगी। Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. ये कौन सा गाना गावत है? पहले ही नचनिया कम थी का कि ये गवैया भी शुरू हो गवा। Don't be shy girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. उसका गाना सुनकर चुड़ैल फट से अपनी कमरबंद पहने बेली डांस करने लगती है। दूर खड़े सारा तमाशा देख रहे कमलेश और हरिया हैरान हो जाते हैं और गांव वापस आकर सभी लोगों को छुड़ाने के लिए गांव में अगले दिन जलसे का आयोजन करते हैं और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाना चालू करते हैं, जिसकी धुन सुनकर बेली डांसर खुद ब खुद वहां जाती है और नाचने लगती है। चुड़ैल को ऐसे नाचता देखकर सब दंग रह जाते हैं। यहाँ चुड़ैल अपनी बेली डांस में मगन थी तो वहाँ हरिया और कमलेश गुफा से सभी गांव वालों और दीक्षांत को बचाकर गांव में ले आते हैं। आप गांव वालों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इससे पहले चुड़ैल यहाँ वापस आए हमें भागना होगा। पहले ये बताओ वो चुड़ैल मरेगी कैसे? भाई ये पता होता तो मैं मजबूर होकर उसका बेहुदा बेली डांस ना देखता, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो अपनी कमर बंद के बिना कभी नहीं डांस करती। तो का पता वो कमरबंद में बल्ली डांसर चुड़ैल की जान बसी हो। हमका भी यही लागत है, वो कमरबंद उसकी पतली कमर पर ऐसे उछलत है मानो उस गहने में भी जान हो। ये जानकर सभी गांव पहुंचते हैं, जहां चुड़ैल अभी भी बेली डांस करने में मगन थी। इसका फायदा उठाकर मंजरी उसके थोड़ा करीब जाकर कमरबंद को जोर से खींचती है, जिससे वो टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और उस कमरबंद के बिखरते ही चुड़ैल का शरीर भी बिखर कर गायब हो जाता है। शक्तिका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में ऐठ कर खड़ी होती है और कुछ नाग मिलकर उसकी मोटी सी पूंछ को पूरी ताकत के साथ खिसकाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी शक्तिका हंसते हुए कहती है, करो करो,
अथक प्रयास करो, खिसकाना तो दूर, तुम मुझे हिला भी नहीं पाओगे। हाँ, बस मैं हार मानता हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन के कारण मैं अपने प्राण नहीं त्याग सकता। शक्तिका, ये कैसा उपहास कर रही हो तुम इन नागों के साथ? शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि पर भी मोटापा छा गया है क्या? सर्पिका, आज तुमने 2-4 पात्र ज्यादा जहर पी लिया क्या, जो तुम्हारी बोली में इतनी कड़वाहट भरी है? क्या हुआ? मैंने कुछ असत्य कहा क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। ओह, अब समझी, ये नाग तुम्हारे साथ बैठकर प्रेम भरी बातें नहीं करते, इसलिए तुम इनके साथ ऐसे कारनामे करती हो। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है? जब देखो विचित्र बातें करती हो। विचित्र मेरी बातें नहीं, विचित्र तो तुम हो। इस नागलोक की सभी नागिनें इतनी कमसिन और इतनी पतली हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तो एनाकोंडा सर्प जितना मोटा है। अरे मोटी हूँ तो अपने भवन में मिलने वाला जहर पीकर हूँ, ना कि दूसरों का छीन कर या हड़प कर पीकर मोटी हुई हूँ। तुम जैसी मोटी नागिन से बात करके मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जाते जाते तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, अपने इस मोटे शरीर पर थोड़ा ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो मोटा होने के कारण तुम्हें नागलोक से निष्कासित कर दिया जाए। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, अब तो आपने सुंदर पतली नागिनों के विषय के बारे में सुना होगा, पर नागलोक में शक्तिका नागिन बाकी नागिनों की तरह रूपवती और सुंदर तो थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी, जिसके कारण नागलोक की सभी नागिनें उसका उपहास किया करती थी। नागलोक में नाग पंचमी के अवसर पर नाग नागिनों के रेंगने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें शक्तिका भी भाग लेती है। सभी नाग नागिन एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और तभी नागराज बोलते हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे नाग नागिनों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को इस प्रतियोगिता में अपने रेंगने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वहां रखी दूध की कटोरी तक जाना है और वहां से उस दूध को पीकर वापस आरंभ सीमा तक आना है। जो सबसे तेज रेंगेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तो मैं ही विजय प्राप्त करूंगी। अब सभी नाग नागिन प्रतियोगिता के लिए सज्ज हो जाएं। नागराज के इतना कहते ही सभी प्रतियोगी अपने नाग रूप में आ जाते हैं और सभी एक साथ रेंगना आरंभ करते हैं। सभी नाग नागिन तेजी से रेंगते हैं, किंतु मोटी नागिन शक्तिका धीरे धीरे रेंगते हुए ही दूध पी पाती है। बाकी सभी आरंभ सीमा की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन शक्तिका अपनी कटोरी का दूध चटकर बाकी की कटोरियों के शेष दूध को भी पीने में व्यस्त होती है और इतने में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सर्पिका इसमें विजय प्राप्त करती है। तभी वहाँ शक्तिका की माँ बानी आती है और उसे ऐसे दूध पीता देखकर शक्तिका अपने इंसानी रूप में आती है और बानी उससे कहती है, शक्तिका, अपनी भूख पर नियंत्रण कर, अब खाली कटोरी भी निगल जाएगी क्या? माँ, आप यहाँ मेरी प्रतियोगिता देखने आए हो ना? हाँ, वही प्रतियोगिता जिसे छोड़कर तू यहाँ दूध की कटोरी में चिपक गई है। शक्तिका, बस कर, ऐसे ही खाने पीने के चक्कर में तेरा शरीर इतना फैला जा रहा है और तू इस प्रतियोगिता को भी हार चुकी है। कोई बात नहीं मौसी, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता वैसे भी नहीं जीत पाती। इसका रेंगना देखा है आपने? इससे तेज तो केचुआ भी रेंग लेता है। मैं तो कहती हूँ इसे इस प्रतियोगिता के स्थान पर कछुए की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। मुझे क्रोध मत दिलाओ सर्पिका, वरना अपने इस मोटे शरीर से बिना शक्तियों के ही तुम पर ऐसा प्रहार करूंगी ना कि जीतने का घमंड चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारा। मुझे जीतने का घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। घमंड करने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, तुम तो अपना सोचो। इतना कहकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। शक्तिका और बानी भी अपने भवन में लौट आती है। तभी अपनी माँ से शक्तिका कहती है, माँ, आज मालपुए बनाना, वो भी अधिक जहर डाल के। पता नहीं इस सर्पिका से बहस करने के बाद मेरी भूख इतना बढ़ क्यों जाती है। तुझे लज्जा नहीं आती? सब तेरा इतना उपहास उड़ाते हैं और अब भी तुझे भोजन करने की सोच रही है। आज तुझे मालपुए क्या, भोजन ही नहीं मिलेगा। पर माँ, खाऊंगी नहीं तो जीवित कैसे रहूंगी? लोगों की माताएं अपने बच्चे को भर भर के खाना खिलाती है
और आप है कि मुझे भोजन नहीं दे रही। उसे ठूसने का तो परिणाम है कि तू इतनी फैलती जा रही है। तू तो अपना शरीर पतला करने से रही, तो मुझे ही कोई तरीका अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए आज से तुझे दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। पानी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर शक्तिका भवन में उदास बैठी रहती है, लेकिन भूख बर्दाश्त न होने पर वो जंगल की ओर निकल पड़ती है, जहाँ उसे उसकी प्रिय सखी नैना मिलती है और उसे देखकर शक्तिका कहती है, नैना, तू तो किसी अति आवश्यक कार्य से पृथ्वी लोक गई थी ना, इतने जल्दी कैसे लौट आई? हाँ, मेरा कार्य संपूर्ण जो हो गया था और मैंने सुना कि रेंगने की प्रतियोगिता में तू सबसे अंतिम स्थान पर आई। मतलब रेंगने में तो हम नागिनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और तू वो भी नहीं कर पाई। उस विषय में मुझे तुमसे बात करनी है। मोटापे को लेकर नागलोक में सभी मेरा उपहास करते हैं और आज तो माँ ने भी मुझे भोजन नहीं दिया। अब मैं इतनी मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भोलेनाथ ने मुझे थुलथुला सा शरीर क्यों दिया? शक्तिका, तू निराश मत हो। तेरे मोटे शरीर को पतला करने का उपाय है मेरे पास। पृथ्वी लोक पर इस समस्या का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। उपाय? जब मैं इतने सर्वशक्तिशाली नागिन होकर भी अपनी इस समस्या का हल नहीं कर पा रही, तो पृथ्वी लोक के वो शक्तिहीन मनुष्य मेरी सहायता कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें पृथ्वी लोक पर जाकर ही मिलेगा। इसलिए कल तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक की सैर पर चलना। ठीक है नैना। जिसके बाद दोनों अपने भवन को लौट आती हैं और अगले दिन रूप परिवर्तित करके पृथ्वी लोक पर एक जिम के बाहर जा पहुंचती है, जहां सभी मनुष्य बड़े बड़े यंत्रों पर कसरत कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर शक्तिका बोलती है, नैना, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये सभी मनुष्य इतना मटक क्यों रहे हैं? ये मनुष्य मटक नहीं रहे बल्कि कसरत कर रहे हैं। ये पृथ्वी लोक का कसरत क्षेत्र है, जहाँ तुझ जैसे मोटे मनुष्य अपना भार कम करने आते हैं। मतलब इनकी तरह कसरत करने से मेरा मोटा शरीर पतला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। चल हम कसरत क्षेत्र के अंदर चलते हैं। जिसके बाद दोनों जिम में जाती हैं। वहाँ का एक स्टाफ मशीन को चालू कर देता है, जिसे देखकर शक्तिका कहती है, ये यंत्र तो बड़ा ही अद्भुत है, स्वयं ही चले जा रहा है। किंतु अब मुझे करना क्या है नैना? जैसे बाकी मनुष्य इस पर चल रहे हैं, तुझे भी वैसे ही चलना है। और क्या, चल चढ़ जा इस पर। किंतु इस चलते हुए यंत्र पर चढ़ूं कैसे? ये तो रुक ही नहीं रहा। प्रयत्न करो शक्तिका, तुम ये कर सकती हो। नैना के इतना कहने पर शक्तिका ट्रेडमिल मशीन पर चढ़ती तो है, लेकिन चढ़ते ही साथ वो गिर जाती है। उसे देखकर जिम में मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। उन सबको ऐसे हंसता देखकर नैना और शक्तिका वहाँ से गायब होकर दोबारा नाग लोक आ जाती है। तभी शक्तिका अपनी कमर पर हाथ लगाए हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी तो अच्छी खासी कमर तोड़ दी पृथ्वी लोक के उस स्वचालित यंत्र ने। सच में ये पृथ्वीवासी भी कैसे कैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं अपनी समस्याओं के लिए। अच्छा हुआ हम वहाँ से सही समय पर लौट आए। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पृथ्वी लोक पतला होने के लिए। नागलोक में ही रहकर तपस्या करके अपने शरीर को पतला करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। तपस्या करना इससे तो आसान ही होगा। जिसके बाद से शक्तिका दृढ़ निश्चय कर भोले की तपस्या करना शुरू करती है। तपस्या करने के कारण उसका खाना पीना भी बंद हो जाता है और 11 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उस पर पड़ता है और वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे इस मोटे शरीर से मुक्त कीजिए। कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जितना मर्जी खाऊं, मेरा वजन ही ना बढ़े और मैं मोटी भी ना हूँ। उसके इतना कहते ही वो प्रकाश और चमकता है और शक्तिका का शरीर मोटे से पतले रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये वरदान प्राप्त कर शक्तिका प्रसन्नता से अपने भवन को लौट आती है।